स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन में हम आपको लेसन नंबर 6 पढ़ा रहे थे, जिसमें आपका आधा लेसन पढ़ा दिया था। हमने आपको बताया था कि भोजन एवं जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया था। भोजन एवं जल के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? हैजा है, मियादी बुखार, अतिसार, पेचिश आदि रोग। और आज हम आपको बताएंगे कि वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब। फर्स्ट है चेचक। चेचक कैसी बीमारी है? ये चेचक एक अत्यंत संक्रामक, भयंकर और घातक रोग है, और ये वायु के माध्यम से होने वाले रोगों में सबसे अधिक कष्टदायक रोग है। और लोग इसे माता भी बोलते हैं। छोटी माता, बड़ी माता और शीतला माता, बूढ़ी माता आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके लिए बहुत सारे लोग झाड़ फूंक, टोटके आदि के द्वारा भी इसकी चिकित्सा करते हैं। इसके फैलने का मेन कारण ये है कि जो जीवाणु है वेरियोला वायरस, जिस जीवाणु के कारण फैलता है, जिसे बोलते हैं वेरियोला वायरस, और ये मनुष्य के नाक व गले में प्रवेश करके वायु के द्वारा फैलता है। और जब रोगी व्यक्ति खांसता है या छींकता है, तब ये रोगाणु दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। इसके लक्षण है, इस रोग के आरंभ होने जैसे ही रोग के कुछ लक्षण हमें रोग की प्रारंभिक अवस्था में सिर व कमर में दर्द होने लगता है, और इस रोग से रोगी को 103 से 104 डिग्री तक भी बुखार होता है। इस रोग के होने के समय कभी कभी जी मचलाता है, जिस कारण उल्टियां होने की संभावनाएं भी रहती हैं। और इसका प्रमुख लक्षण है कि आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। चेचक के दाने पहले लाल रंग के होते हैं, फिर उसमें तरल द्रव भर जाता है, जिस कारण इन दानों में खुजली, जलन तथा दर्द होने लगता है। और 9-10 दिनों के बाद दाने मुरझाकर या दानों का मवाद सूखने पर खुरंट बन जाते हैं, जो 11-12 दिन के बाद धीरे धीरे गिरने लगते हैं। इस रोग का एक प्रमुख लक्षण इस बात से सूचित करता है कि यदि मवाद के साथ दानों में खून निकलना भी शुरू हो जाए तो ये रोग भयंकर हो जाता है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। या तो मवाद बनकर सूख जाता है तो सही हो जाएगा, लेकिन यदि मवाद के साथ साथ दानों में खून भी निकलता है तो ये रोग भयंकर हो जाता है। तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें रोगी का स्थान, जैसे ही रोगी के लक्षण हमें मनुष्य किसी भी रोगी के अंदर ये लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं तो हमें उसे एक अलग कमरे में ही लिटाना चाहिए। इसके लिए उसके रहने, खाने पीने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करनी चाहिए। पर्दों का प्रयोग, रोगी के कमरे में पर्दे टांगकर रोशनी कम कर देनी चाहिए, ताकि रोगी की आंखें अधिक रोशनी में चकाचौंध न हो जाए। और वैसे रोगी का भोजन है, चेचक से पीड़ित रोगी का भोजन हल्का होना चाहिए और पीने के लिए सदैव उबाल कर दिया जाना चाहिए पानी। और वैसलीन आदि का प्रयोग, दानों या पपड़ी उखड़ने पर वैसलीन, मक्खन आदि का प्रयोग करना चाहिए। कोमल अंगों पर दाने, कोमल या गुप्त अंगों की सफाई किसी एंटीसेप्टिक लोशन से की जानी चाहिए। रोगी की देखभाल कैसे की जाती है? रोगी की देखभाल पर्याप्त सतर्कता के साथ की जानी चाहिए, जिससे उसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी शामिल है। और इसके रोकथाम के लिए प्रारंभ में चिकित्सा विज्ञान ने अधिक उन्नति नहीं की थी, जिस कारण हर वर्ष लाखों बच्चे तथा बूढ़े काल का ग्रास बन जाते थे। मतलब प्रारंभ में इसका जब दवाई नहीं थी तो क्या होता था, अधिकांश लोग मृत्यु हो जाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे चिकित्सा विज्ञान ने तरक्की और चिकित्सा विज्ञान ने इस रोग का उन्मूलन करने का बीड़ा उठाया और धीरे धीरे चेचक का उन्मूलन कर दिया गया। और ऐसा करना तभी संभव हुआ जब हमें ज्ञात हुआ कि रोग एक प्रकार के वायरस से फैलता है। जब तक हम रोग के कारण का पता नहीं लगाते हैं तब तक हम उसमें कोई भी दवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी खोज की गई और उसके बाद धीरे धीरे इसका इलाज भी आरंभ हो गया। अब सेकंड चेचक हमने पढ़ लिया। चेचक पढ़ा कि वायु के द्वारा फैलने वाला एक अत्यंत भयंकर और संक्रमण रोग है। अब हम पढ़ेंगे खसरा। खसरा भी वायु के द्वारा ही फैलता है। जो खसरा है वो भी अत्यंत भयंकर रोग है, और ये रोग कम आयु वाले बच्चों के लिए प्राणघातक भी हो सकता है। अर्थात यदि छोटे बच्चों में हो जाता है तो इस रोग में अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है।
इस रोग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यदि ये रोग परिवार के एक सदस्य को होता है तो ये परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए इसके फैलने के कारण क्या है? खसरा जितने छोटे बच्चों को में निकलती है वह उतनी ही खतरनाक होती है। इस रोग के रोगाणु गले तथा नाक में पाए जाते हैं। रोगी की खांसी तथा छींक में ये विषाणु अन्य बच्चों तक पहुंचते हैं और रोग होने के समय से लेकर जब तक रोगी के नाक में स्राव बहता रहता है तब तक रोग के फैलने की संभावना अधिक बनी रहती है। मतलब ऐसे रोगी के खांसने छींकने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में भी ये जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और उससे भी रोगी बना देते हैं। नेक्स्ट है खसरा रोग के लक्षण, मतलब इसके क्या लक्षण होते हैं। खसरा रोग के विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से कुछ समय बाद व्यक्ति को जाड़ा लगता है, मतलब उससे बुखार आने लगता है और इस रोग से रोगी के सिर में दर्द और जुकाम हो जाता है जिस कारण रोगी को खांसी और छींकें आने लगती है और 3-4 दिन के बाद तो रोगी के चेहरे पर दाने निकल आते हैं और तथा ज्वर बना रहता है। ज्वर मत मीन्स बुखार बना रहता है। 10-15 दिन बाद रोगी के शरीर से दाने निकलकर साफ हो जाते हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। मतलब इसकी भी अवधि 10-15 दिन ही लग जाते हैं इस बीमार को इससे सही होने में। इसके उपचार के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमें अधिक गर्मी तथा अधिक ठंड से रोगी को हमें बचाना चाहिए और उसे भोजन भी हल्का भोजन दिया जाता है। रोगी को स्वच्छ व हवादार रोशनी से परिपूर्ण कमरे में रखना चाहिए जिससे कि बाहर की ताज़ा हवा रोगी को मिल सके। यदि खसरा बिगड़े नहीं तो किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे सबसे पहले हमें रोगी के जो बर्तन होते हैं उसे अलग रखे जाने चाहिए। रोगी का मलमूत्र थूक आदि किसी भी सुनसान स्थान पर ले जाकर जला देना चाहिए। ये नहीं कि फेंक देना चाहिए बल्कि उसे जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी के वस्त्र भी रोगी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों को भी संक्रामक घोल में धोने के बाद उबले हुए पानी में अच्छी तरीके से प्रकार से धो देना चाहिए और उसे हल्का और सुपाच्य और पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। क्लियर है? कैसे हम देखा कि वायु से कौन से रोग संक्रमित, वायु के द्वारा फैलने वाले एक चेचक और दूसरा खसरा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कुकुर खांसी या काली खांसी। यह भी वायु के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है और जो बचपन में बार बार होता है। यह रोग विशेषकर बच्चों में अधिक पाया जाता है और इस रोग का प्रारंभ साधारणतः खांसी से होता है। कुकुर खांसी बोला गया ना, इसमें मनुष्य को बहुत अधिक मात्रा में खांसी होती है। इस रोग में बच्चों को खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है और इस रोग के अधिक दिन रहने से निमोनिया होने का भय रहता है। इस रोग से बच्चों को अधिक परेशानी होती है तथा इसके सामान्य विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। काली खांसी रोग फैलाने के कारण यह भी एक हीमोकीटस परिटूसिस बैसिलिस, ये एक रोगाणु है जिसके द्वारा ये तेजी से फैलता है। और इसके लक्षण क्या है, कैसे में पता चलेगा ये हुआ है? जब हमारे शरीर में हमें प्रारंभ में रोगी के गले में दर्द तथा जुकाम हो जाता है और उसके बाद रोगी को खांसी आने लगती है और रोगी में ज्वर से पीड़ित हो जाता है और मुंह भी उसका लाल हो जाता है। तो और दूसरे सप्ताह में खांसी तेज हो जाती है जिसके कारण श्वास की अधिकता से रोगी बेदम हो जाता है। मतलब उसे इतनी अधिक खांसी आती है कि उसे सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोगी को अलग रखना चाहिए, अर्थात रोगी का कमरा अलग होना चाहिए, उसके सोने का बिस्तर, उसके कपड़े, उसके बर्तन सब अलग होने चाहिए। और साथ ही टीका लगवाना, और बच्चे को प्रारंभ में ही खाली खांसी का टीका लगवाना चाहिए। इसलिए जब बच्चा का जन्म होता है तो उसके जन्म के बाद ही उसे जितनी जल्दी हो सके खांसी का टीका, खसरे का टीका हमें लगा देना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे तपेदिक या क्षय रोग। क्षय रोग भी एक संक्रामक है जो कि वायु के द्वारा बड़ी तीव्रता से फैलता है। यह रोग वायु से फैलने वाला अत्यंत भयंकर रोग है। यदि इस रोग का समय से उपचार न किया जाए तो यह रोग जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता है और इस रोग से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और क्षय रोग फैलने के कारण स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्षय रोग के रोगाणु कैसे होते हैं। इसका नाम है माइक्रोबैसिलस
ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये रोगाणु के नाम हैं जो रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे भी बीमार बना देते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? इस रोग का रोगी हर समय आलस, कमजोरी तथा थकावट का अनुभव करता है। थोड़े से परिश्रम करने में उसे सांस लेना कठिन हो जाता है और रोग अधिक बढ़ने से खांसने पर बलगम के साथ साथ रोगी का चेहरा गुलाबी और आंखें भी चमकती भी प्रतीत होती हैं और रोगी को खाने की इच्छा कम हो जाती है और धीरे धीरे उसका वजन भी कम होने लगता है। अगर खाने की इच्छा कम होगी तो वो खाएगा नहीं, कम खाने से क्या होगा? उसके वजन में गिरावट आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए? चिकित्सक के परामर्श के अनुसार रोगी को टीबी सैनिटोरियम में रखा जाए, जो रोग मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रोग की पुष्टि होते ही स्टेप्टोलोमाइसिन के इंजेक्शन भी लगवाए जाने चाहिए। अर्थात मतलब ये लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और उसके अनुसार उसके अंडर में ही उपचार किया जाना चाहिए। और इस रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे शिशु के जन्म के 5 माह के अंदर ही BCG का टीका लगाना आवश्यक है और मानसिक तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। संतुलित पौष्टिक भोजन क्षय रोग से रक्षा करता है, मतलब रोग को कम करने में सहायक होते हैं। रोगी व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि स्वस्थ व्यक्ति इस रोग की चपेट में ना आ सके और नशीली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब तीनों में आप ये सभी जितनी भी वायु द्वारा फैलने वाली बीमारियों में आपने एक चीज़ कॉमन देखा कि जो भी रोगी इससे पीड़ित हो जाता है उसे उसके रहने खाने पीने का स्थान एकदम अलग होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी वायु से फैलने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है और जो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिकांशतः पाया जाता है। और इसके फैलने के कारण है, इसका कौन सा जीवाणु है? कोरिनी बैक्टीरियम्स डिप्थीरी नामक रोगाणु के द्वारा ये बहुत तेजी से फैलता है। और इसके लक्षण है, प्रारंभ में रोगी के गले में क्या होता है? दर्द होता है और खांसी आती है। गले की नासिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं जिससे सांस की नली में दर्द होता है और गले में भी घाव हो जाता है। गले में एक प्रकार की झिल्ली बनकर श्वास मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है और गले से घर घर की आवाज़ आती है और कोई भी वस्तु खाने या पीने में उसे दर्द होने लगता है। और ये लक्षण दिखते ही हमें तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और इसके उपचार के लिए रोगी के लक्षण प्रकट होते ही रोगी को तुरंत स्वच्छ खुले में एकांत स्थान पर लिटा देना चाहिए जिससे कि स्वस्थ मनुष्य भी उसके चपेट में ना आ सके। और इसके इस रोकथाम से उपाय है रोगी को अलग रखना चाहिए, उनके वस्तुओं का निसंक्रमण किया जाना चाहिए, समय पर टीका लगवाया जाना चाहिए और रोगी के कानों या गले से निकलने वाले स्राव को फिनाइल या डिटॉल बड़े बर्तन में डालते रहना चाहिए। कुल्ले करना, जब ये रोग फैला हो तो बच्चे को डिटॉल युक्त पानी से कुल्ला करवाना चाहिए और रोग मुक्ति के बाद बच्चों को अन्य बच्चों से कम 8-10 दिन अलग रखना चाहिए जिससे कि अन्य बच्चों को ये बीमारी ना हो सके। क्लियर? आज हमने पढ़ा कि वायु के द्वारा हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। चेचक, खसरा, कुकुर खांसी, क्षय रोग और डिप्थीरिया, 5 रोगों के बारे में हमने पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर?